हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य अकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑफ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स फॉर बीपीएससी टीआरई 4.2, है ना। विषय हमारा इकोनॉमिक्स है और आज का टॉपिक जो है दैट इज योर थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, है ना। थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट को हम करेंगे। दिस इज सेट नंबर 11, है ना। ऑलरेडी वी हैव कवर 250 प्लस क्वेश्चन, है ना। कॉन्सेप्ट्स के साथ अगर बात करें तो 250 से ज्यादा हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। दिस इज क्लास नंबर 7, है ना। चलिए, जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, देयर इज अ ऐप ऑफ लक्ष्य अकेडमी, है ना। उसको आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज द प्रोसीजर फॉर डाउनलोडिंग। यहाँ पे आपको ये कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है ना। PYQs की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्लस और अगर MCQs वगैरह की प्रैक्टिस करनी है तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ से, है ना। सब्जेक्ट्स अवेलेबल स्पेशली फॉर दीज सब्जेक्ट्स, है ना। कोई भी समस्या है तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है आपके पास। अगर पेड बैचेस खरीदने हैं तो दीज आर योर डिटेल्स फॉर द पेड बैचेस। बिहार कोड लगाएंगे 15% का ऑफ मिलेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिए आपको लिंक गिवन है, ठीक है। दिस इज द व्हाट्सएप नंबर अगेन। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप वहां से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए, कमिंग टू द क्लासेस, अगर हम अपने क्लासेस की बात करें तो क्वेश्चंस को हम देखेंगे। देखिए, क्वेश्चंस जो है आपको पता है कि इंटरेस्ट थ्योरी ऑफ, दिस इज द थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, है ना। इससे पहले वाली जो क्लास हमने की थी तो वहां पे हमने अगर जो भी स्टूडेंट कंटिन्यूड है ना, उनको पता है कि सबसे पहले वाली अगर क्लास इस संदर्भ में अगर देखें तो हमने कारक किए थे ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हमने बात की थी, है ना। कारक क्या है आपके उत्पादन के, उनको देखा था। उसमें से एक जो सबसे पहला जो आपका था लैंड, है ना। तो लैंड का हमको प्राइस जो होता है वो क्या होता है आपका, कि अगर आप लैंड को यूज करते हैं तो उसका एक कीमत होता है ना। बोलते हैं ना कि हर चीज की एक कीमत होती है ना, कि कोई भी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नहीं मिलती। तो अगर आप लैंड यूज कर रहे हैं तो लैंड का प्राइस आपने क्या दिया था, रेंट। तो इसको हमने, जो हमारी पिछली क्लास हुई है दैट इज क्लास नंबर 10, तो वहां पे हमने देखा था कि द प्राइस ऑफ लैंड इज रेंट और रेंट की थ्योरीज क्या क्या है। उसी तरीके से आज हम दूसरे कारक की बात करेंगे कि जो कैपिटल है आपका, है ना, जो पूंजी आप अपने उत्पादन में यूज करते हैं, जो प्रोड्यूसर जब पूंजी को यूज करता है तो उसका भी एक प्राइस पे करता होगा, है ना। और उस प्राइस को आप कहते हैं दैट इज योर इंटरेस्ट। तो उसी इंटरेस्ट की थ्योरीज को हम देखेंगे कि इंटरेस्ट की थ्योरीज क्या क्या है, किन अर्थशास्त्रियों ने इस थ्योरी को दिया है ना, क्या उसका एजम्पशन रहा है, क्या थ्योरी थी, किसने दी, है ना, उसकी आलोचना क्यों हुई और फिर आलोचना के बाद कौन सी नई थ्योरी आती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको देखनी है आज की क्लास में। उसी पे आधारित आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी, और जो हमारा मेन फोकस है ना वो दो थ्योरीज पे हमारा मेन फोकस है। एक तो क्लासिकल, दैट इज शास्त्रीय सिद्धांत जो है आपके क्लासिकल थ्योरीज, एंड दूसरा है आपका किनाशियन, है ना। आपको पता है किन्स कौन है। किन्स एक ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने आपका डीप रिसेशन, द ग्रेट रिसेशन जो आता है आपका 1929 में, है ना, जब आपका जो यूएसए का जो अमेरिका, है ना, अमेरिका का जो वॉल स्ट्रीट है ना, तो उसका यानी कि उसका जो स्टॉक एक्सचेंज है, उस वक्त का जो स्टॉक एक्सचेंज होता है, तो जब वो क्रैश होता है तो देयर इज अ ग्रेट डिप्रेशन, है ना। तो 29 में आता है और उसी के बाद किन्स जो है वो एग्जिस्टेंस में आते हैं और किन्स की जो थ्योरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स को जन्म देती है और ये सारी तमाम बातें हैं, है ना, किन्स के बारे में। तो किन्स जो अर्थशास्त्री है उन्होंने एक थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट दिया है और एक हमारे पास शास्त्रीय थ्योरी है, सिद्धांत है। तो इन दोनों थ्योरीज को आपको पढ़ना उद्देश्य है आपका यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहला जो कहता है क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय व्हाट। शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार ब्याज दर किसके द्वारा तय होता है। हम इंग्लिश वाला प्रेफर करेंगे, है ना, बाकी हिंदी वाले स्टूडेंट्स देख सकते हैं यहाँ से। लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड द मनी सप्लाई, इससे निर्धारित होता है इंटरेस्ट आपका। द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल एंड थ्रिफ्ट, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल एंड एक्सपेक्टेशंस, या सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द मनी मार्केट। तो आपको बताना है कि क्लासिकल थ्योरी में जो रेट है आपका, है ना, जो रेट है कैपिटल का, वो किस चीज की बेसिस पे निर्धारित होता है। तो ये निर्धारित होता है कि आपका जो पूंजी है वो कितना प्रोडक्टिव है, कितना ज्यादा आपको, एक अगर आप पूंजी लगाते हैं तो कितना ज्यादा आपको अर्न करके देता है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है कैपिटल की। प्लस थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट क्या है आपका, द सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट, है ना।
सप्लाई ऑफ मनी इन योर मार्केट, है ना। तो इन दोनों चीजों से आपका निर्धारित होता है इंटरेस्ट, है ना, क्लासिकल थ्योरी में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इन द क्लासिकल थ्योरी द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड इज मेनली डिराइव फ्रॉम व्हाट। शास्त्रीय सिद्धांत में लोन देने लायक फंड की सप्लाई मुख्य रूप से किससे मिलती है ना। फंडेबल लोन जो है उसकी सप्लाई जो है वो कहाँ से डिराइव होती है? बैंक क्रेडिट क्रिएशन से। जितना बैंक क्रेडिट क्रिएशन करेगा उतना ज्यादा आपका क्या है लोनेबल फंड सप्लाई होगा। हाउस होल्ड सेविंग से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से, या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेशन से। किससे? बैंक क्रेडिट निर्माण से, घरेलू बचत से, सरकारी खर्चों से, या निवेश की उम्मीदों से आपका जो है लोन देने लायक फंड जो है वो सप्लाई होता है मार्केट में। मतलब सप्लाई ऑफ जो आपका लोनेबल फंड है ना, वो कौन देता है, मतलब वो सप्लाई करता कौन है शास्त्रीय थ्योरी के हिसाब से, शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार। यहाँ पे कौन निर्धारित करता है? अगर आप क्लासिकल थ्योरी की बात करेंगे तो हाउस होल्ड की जो सेविंग है ना, मतलब हम जो लोग हैं, जितना भी हमारी अर्थव्यवस्था में जो लोग हैं वो जो सेविंग्स करते हैं बैंकों में, वही आपका क्या बनता है? लोनेबल फंड बनता है ना। थोड़ी बहुत हद तक बात सही है। नेक्स्ट आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किन्स क्रिटिसाइज द क्लासिकल थ्योरी मेनली बिकॉज ऑफ व्हाट। जो आपके किन्स हैं, है ना, उन्होंने आपका क्यों खंडन किया क्लासिकल थ्योरी का, है ना, वो क्यों नहीं मानते क्लासिकल थ्योरी को, क्या गलती निकालते हैं उसमें। इट इग्नोर द रोल ऑफ मनी, वो कहते हैं कि उन्होंने क्या किया था? रोल ऑफ मनी को इग्नोर कर दिया था। इट एज्यूम्ड, क्लासिकल वालों ने, इट एज्यूम्ड द फ्लेक्सिबल प्राइस एंड वेजेस, वो लचीला मानते हैं प्राइस और वेजेस को। इट इक्वेटेड सेविंग विद इन्वेस्टमेंट वाया इंटरेस्ट रेट, उन्होंने इंटरेस्ट रेट के जरिए सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करने की कोशिश की थी, इसलिए। या फिर इन सभी कारणों से उन्होंने, किन्स ने क्लासिकल थ्योरी की आलोचना की, बताएंगे। उन्होंने पैसे की भूमिका को नजरअंदाज किया, इसने निचली कीमतों और मजदूरी को माना, लचीली कीमतों और मजदूरी को माना, इसने ब्याज दर के जरिए बचत और निवेश को बराबर माना, या फिर उपयुक्त सभी, है ना। तो डी ऑप्शन वाले करेक्ट है कि उन्होंने ये सारे जो थे आपके एजम्पशंस थे क्लासिकल थ्योरी के, जिसकी वजह से क्या है, किन्स ने इसकी आलोचना की। इन तीनों पॉइंट पे उन्होंने आलोचना की कि ऐसा नहीं होता है ना। कि देखिए, अगर उन्होंने रोल ऑफ मनी को नकार दिया, उन्होंने क्या कहा कि आपका जो मनी का रोल है वो खासा नहीं है ना। उन्होंने सिर्फ इंटरेस्ट रेट पे ध्यान दिया, और वो भी कैसे, जैसे कि हाउस होल्ड सेविंग्स की उन्होंने सिर्फ बात की और किसी कारक की बात ही नहीं की। उन्होंने कहा कि ये दोनों लचीले हैं, है ना, प्राइस एंड वेजेस जो है वो लचीले हैं, और उन्होंने इंटरेस्ट रेट के जरिए दोनों को इक्वेट करने की कोशिश की। तो इन तीनों बातों की उन्होंने आलोचना की थी और फिर अपना सिद्धांत दिया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपका कि इन किन्स थ्योरी द डिमांड फॉर द मनी फॉर स्पेक्युलेटिव मोटिव इज इनवर्सली रिलेटेड टू व्हाट। किन्स के सिद्धांत में सट्टेबाजी के मकसद से पैसे की मांग इसके विपरीत संबंधित है। किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? डिमांड ऑफ मनी फॉर द स्पेक्युलेटिव मोटिव, है ना, कि अगर मनी की डिमांड होती है सट्टेबाजी के हिसाब से, या फिर जैसे स्पेकुलेशन हम करते हैं कि कल को मनी जो है आपकी, मनी की वैल्यू गिर जाएगी, मनी की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ऐसा अगर हम मतलब अपने दिमाग में ऐसा स्पेकुलेशन लेके चलते हैं और फिर मनी की डिमांड अगर अराइज होती है, तो किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? सेविंग से, इनकम से, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, या प्राइस लेवल से? वो किसके इनवर्सली रिलेटेड है? आपके इंटरेस्ट रेट से। यानी कि अगर हम बोले कि डिमांड ऑफ मनी, है ना, डिमांड फॉर मनी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, आर, या फिर बोल दीजिए आप रेट ऑफ इंटरेस्ट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फॉर स्पेक्यूलेटिव पर्पसेस, है ना, कि अगर स्पेक्यूलेटिव अगर आप हैं, इन नेचर है आपका, तो उस वक्त जो डिमांड जनरेट होगी वो इंटरेस्ट रेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। नेक्स्ट आएंगे तरलता जाल। उस स्थिति को कहते हैं जहां क्या होता है? लिक्विडिटी ट्रैप रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर द स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी बिकम्स परफेक्टली इंटरेस्ट इलास्टिक, है ना। अभी हमने देखा कि इंटरेस्ट इन लिक्विडिटी ट्रैप किसको बोलते हैं? कि जहां पे स्पेक्यूलेशन जो है मनी वो परफेक्टली इंटरेस्ट इलास्टिक हो जाता है ना, कि इंटरेस्ट के हिसाब से वो कम ज्यादा होगा,
उसके हिसाब से इनइलास्टिक हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट बिकम इंटरेस्ट इनइलास्टिक, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट इनइलास्टिक हो जाएगा कि जो इन्वेस्टमेंट है, जो निवेश है, उस पे इंटरेस्ट का कोई असर नहीं पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो कम हो, निवेशक निवेश करते रहेंगे, है ना। या फिर मनी सप्लाई बिकम्स इंटरेस्ट इनइलास्टिक। यहाँ पे डिमांड्स की बात की है, यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात की है, यहाँ मनी सप्लाई की बात की है, और कह रहा है कि मनी सप्लाई जो है वो इनइलास्टिक हो जाएगा, है ना, कि इंटरेस्ट बढ़े या घटे बाजार में मनी सप्लाई एक जैसा रहेगा। हाँ, तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। ये क्या है, इलास्टिक रहेगा, ठीक है, उससे रिलेटेड रहेगा, है ना। उसकी वजह से, इंटरेस्ट रेट की वजह से जो आपका है डिमांड फॉर मनी जो है स्पेक्युलेटिव पर्पसेस की वजह से ही, है ना, सट्टा पैसे का सट्टा मांग है कि उस वजह से ही, लेकिन आपका क्या है इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी इफ द सेविंग इंक्रीजेस द इंटरेस्ट रेट विल डू व्हाट। अगर आपका बचत बढ़ता है शास्त्रीय सिद्धांत के हिसाब से, अगर आपका सेविंग्स बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट का क्या होगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, घटेगी, अनचेंज रहेगी या बिकम इनडिटरमिनेट, क्या होगा। फॉल हो जाएगा, है? कि अगर सेविंग्स आपकी इंक्रीज हो गई तो हमारा इंटरेस्ट रेट क्या होगा, हमारा गिर जाएगा, है ना। कि उन्होंने कहा था कि अगर सेविंग्स है, जो हाउस होल्ड सेविंग्स है, वही क्या डिसाइड करती हैं, आपका इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है। तो अगर आपके पास ज्यादा पैसे रहते हैं, है ना, तो उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, आपका कम हो जाएगा, ऑब्वियसली, है ना। कि अगर यानी कि सेविंग्स अगर बढ़ी है तो सप्लाई ज्यादा हुआ है, और सप्लाई अगर ज्यादा हुआ है तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे क्या है, कम हो जाएगा, गिरेगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास चीजें ज्यादा है तो हम सस्ते दरों पे आपको लोन दे सकते हैं, है ना। सिंपल करके समझेंगे। इन किन्स थ्योरी द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अ रिवॉर्ड फॉर व्हाट। हमने देखा कि जो कैपिटल है, कैपिटल का प्राइस क्या है आपका, कैपिटल का प्राइस आपका इंटरेस्ट है। लेकिन किन्स ने, मतलब यहाँ पे तो हम मानते हैं कि कैपिटल का जो क्या है, कैपिटल के बजाय आपको क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। कैपिटल का कॉस्ट क्या है, इंटरेस्ट है। किन्स ने किस चीज को माना था, किन्स ने इंटरेस्ट को किस चीज का रिवॉर्ड माना, थ्रिफ्ट का, एब्स्टिनेंस का, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल का, या पार्टिंग विद लिक्विडिटी, यानी कि लिक्विडिटी से अलग होने का। जैसे कि मान लीजिए किसी इंसान ने, ये एक पर्टिकुलर इंसान के पास क्या ऑप्शन होता है, एक हाउस होल्ड के पास क्या ऑप्शन होता है कि उसके पास जितना भी इनकम आया है ना, उस इनकम को या तो वो खर्च कर दे, कंजम्पशन या एक्सपेंडिचर कर दे, या तो उसको सेव कर ले। दो ही ऑप्शंस है उस पैसे के, तो दो ही गति है ना, कि या तो आप उसको कंज्यूम कर ले या खर्च कर ले, या फिर उसको आप सेव करके रख ले फ्यूचर के लिए। तो ये क्या है कि अगर आप कंज्यूम कर लेंगे, है ना, अगर आप कंज्यूम करते ही यानी कि आपने लिक्विडिटी को प्रेफर किया है, तरलता को रखा है, और अगर आप सेविंग कर देंगे तो मतलब उसको आपने फिक्स कर दिया है, कहीं आपने तरलता को त्याग दिया है। तो किन्स के हिसाब से क्या रहता है आपका, किन्स के हिसाब से ये था आपका क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से, कि क्लासिकल थ्योरी में हम क्या कहते थे कि इंटरेस्ट जो है वो आपका किस वजह से आता है, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल की वजह से आता है। और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, किन्स कहते हैं कि अगर आप लिक्विडिटी को छोड़ेंगे तभी आप इंटरेस्ट रेट को अर्न कर पाएंगे, है ना। तो आपने जो लिक्विडिटी जो त्याग दी, जो आपने सेविंग्स किया है ना, अगर आप लिक्विडिटी रखते तो पैसा अपने हाथ में रखते खर्चे के लिए, लेकिन आपने यहाँ पे क्या किया, लिक्विडिटी को त्याग दिया है ना, क्योंकि आपने अपने हाथ से कैश निकाल करके बैंक के पास फिक्स रख दिया है, तो लिक्विडिटी गई आपकी। तो उस लिक्विडिटी जाने की वजह से आपको रिवॉर्ड क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। वो जो सेविंग आपने बैंक में की है तो उस पर आपको क्या मिलेगा, उस पर आपको ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो आपके लिक्विडिटी को त्यागने का एक रिवॉर्ड था, ठीक है। ये किन्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। इनमें से कौन सा एजम्पशन नहीं है ना। तो ये तो आपको सीधा सीधा याद करना है। फुल एम्प्लॉयमेंट मानते हैं ये, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेस एंड प्राइस मानते हैं, मनी इज अ वेल है, पैसा एक आवरण है ये मानते हैं, या फिर इंटरेस्ट इज
डिटरमाइंड बाय द लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस, या फिर ये मानते हैं कि लिक्विडिटी इंटरेस्ट जो है वो लिक्विडिटी की वजह से आता है। अभी हमने देखा कि ये कौन कहता है, ये क्लासिकल थ्योरी ये बात नहीं कहती, ये कौन कहता है, आपका किन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन तो एजम्पशंस हैं, बाकी ये जो है ये किसका है, ये किसका कहना है, ये आपका किन्स का कहना है ना, ये शास्त्रीय सिद्धांत का कहना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, इन क्लासिकल मॉडल सेविंग इज प्राइमरली अ फंक्शन ऑफ व्हाट। क्लासिकल मॉडल में सेविंग जो है वो किस चीज का एक फंक्शन है। इंटरेस्ट रेट का, लेवल ऑफ इनकम का, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का, एमईसी, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का, या फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर का, किसका है ये। तो अभी हमने क्या देखा था कि क्लासिकल थ्योरी क्या करती है, इंटरेस्ट रेट के जरिए आपका सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट को बराबर करने की कोशिश करती है। तो इंटरेस्ट रेट किसका फंक्शन हुआ आपका, सेविंग्स किसका फंक्शन हुआ, इंटरेस्ट रेट का, और इन्वेस्टमेंट में किसका फंक्शन हुआ, इंटरेस्ट रेट का, है ना। यानी कि इंटरेस्ट रेट से आपका क्या है, सप्लाई, सेविंग्स यानी कि सप्लाई, सेविंग से हमारा सप्लाई आएगा, तो सेविंग्स क्या बताएगा, सप्लाई ऑफ मनी, और इन्वेस्टमेंट क्या बताएगा, डिमांड फॉर मनी। ठीक है, तो इन दोनों को इक्वेट करने की कोशिश की, और क्लासिकल थ्योरी में जब इंटरेस्ट रेट के जरिए इन दोनों को आप संतुलित करने की कोशिश करते हैं, तो यही क्या कहलाता है, आपका इक्विलिब्रियम ऑफ द मार्केट, है ना, यही मनी का इक्विलिब्रियम आपका कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन किन्स व्यू द इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिपेंड फंडामेंटली ऑन। किन्स के अनुसार निवेश के फैसले मुख्य रूप से इन पर निर्भर करते हैं, किन पे, थ्रिफ्ट ऑफ द हाउस होल्ड, परिवारों के बचत पे, केवल ब्याज दर पे, पूंजी की सीमांत दक्षता और अपेक्षाओं पे, या फिर मजदूरी के लचीलेपन पे। किन्स किसकी बात करते हैं, देखिए ये कौन बात करता है, क्लासिकल थ्योरी, है ना। सिर्फ इंटरेस्ट रेट की बात करें तो क्लासिकल थ्योरी, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेस, क्लासिकल थ्योरी, बचा कौन सा आपका, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड एक्सपेक्टेशन, कि आपका जो कैपिटल है वो कितना दक्ष है उस पे, और आपका जो बिजनेस का क्या एक्सपेक्टेशन है, बिजनेस क्या चाहती है ना, कितना वो अर्न करना चाहती है, तो इस पे आपका जो है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिपेंड करता है, कितना पैसा हम लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्लासिकल थ्योरी इक्वालिटी बिटवीन द सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इज मेंटेन्ड थ्रू। इसको तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इसको देखते ही आप लोग लगा सकते हैं आंसर इसका। इंटरेस्ट रेट के जरिए दोनों को इक्वेट करने की कोशिश की थी ना, एडजस्टमेंट इन द इंटरेस्ट रेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे हम कि किन्स आर्ग्यूड दैट द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल ड्यू टू व्हाट। अभी किन्स की पूछा है ना, हमने क्लासिकल थ्योरी सिटी की बात की, तो क्लासिकल थ्योरी में क्या था, इंटरेस्ट रेट आपका रिस्पॉन्सिबल था फॉर द, इन दोनों में संतुलन बनाने के लिए, यानी कि सप्लाई और डिमांड में संतुलन बनाने के लिए इंटरेस्ट रेट रिस्पॉन्सिबल था। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल ड्यू टू व्हाट, इंटरेस्ट रेट की वजह से, इनकम एडजस्टमेंट की वजह से, वेजेस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, या बैंकिंग सिस्टम की वजह से, है। ये सीटी में हमने देखा है, ये भी सीटी का है, ये भी सीटी का है। इनकम एडजस्टमेंट जो है वो किन्स कहते हैं ना, तो किन्स क्या कहते हैं, सिंपल, किन्स मनी को महत्व देते हैं ना, मनी फैक्टर को, वो सिर्फ इंटरेस्ट रेट की बात नहीं करते, वो मनी की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि डिमांड फॉर द मनी एंड योर सप्लाई ऑफ द मनी, है ना, एलपी, सप्लाई ऑफ द मनी, ये दोनों संतुलन में कब आता है, जब आपके पास इनकम का एडजस्टमेंट हुआ ना, कि आपके पास इनकम लेवल से ये दोनों क्या है, डिसाइड होंगे, है ना। मनी न्यूट्रलिटी इज एन अजम्पशन ऑफ व्हाट, मनी न्यूट्रलिटी, मनी न्यूट्रल कहाँ था, मुद्रा की तटस्थता किस सिद्धांत में मानी जाती है आपकी,
क्लासिकल में, है ना। ये मनी को इम्पोर्टेंस नहीं देते, मनी को इम्पोर्टेंस देते हैं, मनी को इम्पोर्टेंस देते हैं। और मॉनेटस थ्योरी तो खुद में ही मनी है ना, सिर्फ ये मनी पे ही निर्धारित होता है। तो आपका ये सब जो है ये तीन, ये मनी को महत्व देते हैं कि मनी का सप्लाई क्या है, मनी का डिमांड क्या है ना। मतलब मनी के वॉल्यूम पे ये ध्यान देते हैं, मनी का वेग क्या है, कितनी तेजी से आ रहा है, कितनी तेजी से जा रहा है, तो इन सारी चीजों पे ध्यान देते हैं। बट क्लासिकल थ्योरी जो है आपकी, वो मनी को न्यूट्रल मानती है ना। क्वेश्चन नंबर 14, विच थ्योरी स्टेट्स दैट द इंटरेस्ट इज प्योरली मॉनेटरी फिनोमिना। किस थ्योरी में हम मानते हैं कि जो आपका इंटरेस्ट जो है वो प्योरली एक मॉनेटरी फिनोमिना है। क्लासिकल थ्योरी में इंटरेस्ट की बात हम ज्यादातर, सिर्फ इंटरेस्ट की बात, अगर सब कुछ सेंटर में इंटरेस्ट को रख के अगर हम कोई भी बात करते हैं तो वो कौन सा थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी, है ना। इन केस ऑफ कैपिटल, इन कैपिटल की अगर दाम की बात करें तो वहां पे, है ना। क्लासिकल थ्योरी फेल्स ड्यूरिंग डिप्रेशन मेनली बिकॉज ऑफ व्हाट। क्लासिकल थ्योरी डिप्रेशन के समय में क्यों फेल हो जाती है ना, कि जब हम ये इंटरेस्ट वगैरह की जब हम बातें करते हैं तो रिसेशन के टाइम पे, है ना, जब आपका बिजनेस साइकिल जब डाउनफॉल में जाता है, रिसेशन में जाता है, मंदी के टाइम पे, तो उस वक्त ये थ्योरी क्यों फेल हो जाती है। सेविंग्स बिकम सेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट, इनसेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट, कि अगर मंदी आई है तो उस वक्त लोग इंटरेस्ट रेट को नहीं देखते, उनको पता है कि अगर मंदी आई है तो सेविंग्स का कोई मतलब नहीं बनता है ना, तो वो इंटरेस्ट रेट पे ध्यान नहीं देंगे। इन्वेस्टमेंट बिकम इनसेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट, मंदी के टाइम पे इन्वेस्टमेंट क्या है, इनसेंसिटिव हो जाती है, कि उस वक्त इन्वेस्टमेंट करने की भी कोई नहीं सोचता क्योंकि बाजार में क्या है, मंदी है आपका। लिक्विडिटी प्रेफरेंस बिकम्स इनफाइनाइट, लिक्विडिटी प्रेफरेंस लोगों की बढ़ जाती है ना। लोग अगर देखते हैं कि बाजार में अगर अभी जॉब ही नहीं है ना, लोगों को लग रहा है कि आगे आने वाले समय में जॉब नहीं रहेगी, रिसेशन रहेगा, मंदी का समय रहेगा, तो लोग क्या चाहते हैं कि हम लिक्विडिटी अपने पास रखें, है ना, जो कैश हमारे पास है उसको कहीं इन्वेस्ट ना किया जाए, है ना। सेविंग्स हम बैंक में नहीं डालेंगे, हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम बुरे समय के लिए पैसे अपने पास अपने हाथ में रखेंगे, है ना। बोलते हैं कि कुछ समय बचा के रखो बुरे समय के लिए, तो वो घर पे कुछ समय जो हम पैसे जो बचा के रखते हैं वो, तो इस तरीके से इन सभी कारणों की वजह से क्लासिकल थ्योरी जो है वो पूरी की पूरी फेल हो जाती है डिप्रेशन के टाइम पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, अब देखिए कुछ ये आपका लेबर मार्केट से कुछ आ गया है, कुछ लेबर ओरिएंटेड क्वेश्चन आज करेंगे हम। अभी यहाँ पे आपका हमने अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन किए आपके इंटरेस्ट थ्योरी पे, है ना। इंटरेस्ट थ्योरी में आपने देखा कि दो तरीके की थ्योरीज है हमारे पास, एक क्लासिकल शास्त्रीय जो कि मनी को वेल मानती है, मनी को न्यूट्रल मानती है, मतलब मनी का कोई महत्व नहीं बताती, मनी सप्लाई का। वो कहती है कि इंटरेस्ट जो है वो क्यों है, सेविंग्स की वजह से और इन्वेस्टमेंट की वजह से, ओके। देन तीसरी बात वो क्या कहते हैं आपका, वो कहते हैं कि वेजेस और प्राइसेस जो है वो फ्लेक्सिबल रहते हैं, मनी जो है वो न्यूट्रल है, इंटरेस्ट रेट के जरिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इक्वेट करने की कोशिश करती है। दूसरा थ्योरी आपने किया किन्स कहते हैं कि नहीं, मनी सप्लाई का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। वो कहते हैं कि जो आपका इंटरेस्ट जो तय होता है वो क्यों तय होता है, वो कैपिटल की प्रोडक्टिविटी पे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि वो कितना आपको अर्न करके देगी वो कैपिटल, है ना। दूसरा वो कहते हैं कि कितना बिजनेस का एक्सपेक्टेशन है, वो कितना अर्न करना चाहती है, तो इन दोनों चीजों से इन्वेस्टमेंट जो है वो डिसाइड होता है आपका, ठीक। तीसरा ये मनी के डिमांड और मनी के सप्लाई की बात करती है, एलपी की बात करती है, ठीक है। तो इतनी चीजें हमको याद रखनी है। अभी यहाँ से हम लेबर फैक्टर को स्टार्ट कर रहे हैं ना, कि लेबर का जो प्राइस है वो किस तरीके से तय होता है, उसके वक्र पे कल हम क्वेश्चन करेंगे कि लेबर का जो है एक आपका डिमांड एंड सप्लाई कर्व होता है, लेबर का अपना एक मार्केट होता है, तो उन सब चीजों के बारे में कल वक्र के बारे में करेंगे। आज कुछ जनरल क्वेश्चन कर लेते हैं कि लेबर का डिमांड कैसे आता है ना, जो आपका लेबर फैक्टर है, जिसको हम लेबर का प्राइस क्या होता है आपका, वेजेस, है ना, मजदूरी, तो इसको हमको देखना है। तीसरा कारक हमारा, तो कह रहे हैं कि इन कॉम्पिटेटिव लेबर मार्केट द डिमांड फॉर लेबर इज व्हाट, किस तरीके का मांग होता है, लेबर का जो डिमांड है बाजार में, है ना, ये जो एक कारक है आपका, उसका जो डिमांड है वो किस तरीके का डिमांड कहलाता है, डिराइव्ड, है ना, डायरेक्ट, प्रत्यक्ष मांग, समग्र मांग, संयुक्त मांग, किस तरीके का मांग है ये, एकदम सही, ये क्या है आपका डिराइव्ड मांग, कि लेबर का अपना कोई मांग नहीं है, है ना,
उसकी मांग कब उत्पन्न होती है? जब आपके बाजार में सप्लाई ज्यादा हो, है ना। प्रोडक्शन, सप्लाई ऑफ व्हाट? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का अगर सप्लाई बढ़ेगा, है ना, तो सप्लाई बढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट चाहिए, है ना, बाजार में निवेश होना चाहिए। जब तक निवेश नहीं होगा तब तक उत्पादन कैसे करेगा? प्रोडक्शन कैसे करेगा, है ना, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो सप्लाई कैसे होगा? तो तीन चीजें लेबर की डिमांड को बढ़ाने के लिए, तीन चीजें आपकी काम करती हैं। कौन कौन सी चीजें? सबसे पहले निवेश होना चाहिए, है ना, कैपिटल होना चाहिए, जो अभी हमने कैपिटल की बात की, है ना, कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल के आने के लिए क्या है कि आपका लोगों का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट होगा तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो सप्लाई होगा, ठीक है, और इसी प्रोडक्शन में लगता है आपका लेबर। ओके, रिलेट करके चलेंगे। तो ये कैसा है? डिराइव्ड, कि अगर प्रोडक्ट का मांग है ना, प्रोडक्शन हो रहा है, तब जाके लेबर का आपका डिमांड जनरेट होगा, तो वो कैसा? डिराइव्ड है। क्वेश्चन नंबर 17, लेबर डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड प्राइमरली बिकॉज ऑफ व्हाट? लेबर का जो डिमांड कर्व है, जैसे हम डिमांड कर्व इस तरीके से देखते हैं, तो लेबर का भी डिमांड कर्व उसी तरीके से डाउनवर्ड स्लोप करता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिमिनिशेस, कि जो मार्जिनल उत्पाद है आपका लेबर का, है ना, श्रम का सीमांत उत्पाद जो है वो कम होता है, इनकम के साथ मजदूरी बढ़ती है ना, वेजेस इंक्रीजेस विद द इनकम, कैपिटल बिकम्स चीपर, क्योंकि आपका कैपिटल सस्ता हो जाता है। बताएंगे कि क्यों वो डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है आपका। क्या है कि सीमांत उत्पाद जो है किसी भी लेबर का वो डिमिनिश करता है ना, समय के साथ जो है आपका जो एक प्रति लेबर जो आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो डिमिनिश होती है ना। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18 कि इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट, ऐसा पूर्ण प्रतिस्पर्धा का अगर लेबर मार्केट है आपका, द फर्म हायर्स लेबर अप टू द पॉइंट वेयर, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन वाले में, है ना, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे हम इसको कर चुके हैं। तो ये क्या है कि वेज जब तक आपका वेज बराबर रहता है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, है ना, कि एक जो लेबर है वो कितना रेवेन्यू अर्न करके दे रहा है प्रति इकाई, प्रति यूनिट, तो उस यूनिट तक अगर आपका मतलब रेवेन्यू जितना वो उत्पन्न करके दे रहा है उतना अगर आपने उसका वेज रखा है तो उस पॉइंट तक आप हायर कर सकते हैं ना उसके बाद में। क्वेश्चन नंबर 19, द सप्लाई कर्व ऑफ लेबर फॉर एन इंडिविजुअल वर्कर बेंड्स बैकवर्ड बिकॉज ऑफ व्हाट, है ना, ये हम करेंगे कल, हम थोड़ा डिटेल में इसको करेंगे कि सप्लाई कर्व जो है बेंडिंग बैकवर्ड क्या होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है, ये सारी चीजें हम कल करेंगे ना आज की क्लास में। थोड़ा बेसिक आप देख लीजिए। तो ये बैकवर्ड क्यों बेंड करता है यहाँ पे? देखिए दो चीजें कल हम इनको डील करेंगे, आप अपनी तरफ से पढ़ लीजिएगा कि व्हाट इज इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। दो चीजें होती हैं, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है और एक इनकम इफेक्ट होता है। तो इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ वेजेस चेंज, इस वजह से क्या है आपका जो एक इंडिविजुअल वर्कर का जो आपका सप्लाई कर्व है ना, सप्लाई कर्व, तो वो बैकवर्ड बेंड करेगा। ठीक, इसको कल हम करेंगे डिटेल में, अभी के लिए आप क्वेश्चन इसको ध्यान रख लें। क्वेश्चन नंबर 20, इन एग्रीगेट द सप्लाई ऑफ लेबर टू द एंटायर इकोनॉमी इज यूजुअली व्हाट। अगर हम कुल समग्र की बात करें तो किसी भी अर्थव्यवस्था में सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो कैसा रहता है? परफेक्टली इलास्टिक रहेगा, परफेक्टली इनइलास्टिक रहेगा, स्लोपिंग अपवर्ड रहेगा, या फिर बेंडिंग बैकवर्ड थ्रू आउट, हमेशा वो बैकवर्ड बेंडिंग ही शो करेगा आपको। क्या है? अपवर्ड स्लोपिंग रहे। ठीक है, अगर कुल मिलाकर के बात करें तो उसमें बीच में आपको बैकवर्ड बेंडिंग भी देखने को मिलेगा, है ना, कुछ समय के लिए आपको इलास्टिक इनइलास्टिक भी देखने को मिलेगा, है ना, सारी दिखेगी, लेकिन आपको अगर कुल की बात करनी है तो कुल में वो अपवर्ड स्लोपिंग आपको दिखेगा। नेक्स्ट, द वेजेस आर डिटरमाइंड इन कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट एट द पॉइंट वेयर व्हाट। वेजेस किस पॉइंट पर डिटरमाइंड होंगे कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट में?
वेजेस कहाँ डिटरमाइन होंगी, जहाँ पे आपका संतुलन बनेगा। डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल टू सप्लाई फॉर लेबर, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई आपकी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वहीं पे आपका बनेगा इक्विलिब्रियम, है ना। इफ द वेजेस रेट इज सेट, जैसे प्राइस में हम कर रहे थे ना कि जहाँ पे डिमांड और सप्लाई मिल गई वहां पे हमको एक प्राइस मिला, उसी प्राइस पे सेलिंग होगी, है ना। तो उसी तरीके से वेजेस वहीं डिटरमाइन होगा जहाँ पे डिमांड फॉर द लेबर एंड सप्लाई फॉर द लेबर, जहाँ पे एक दूसरे को कट करेंगी वहीं पे हमको क्या मिलेगा, एक पर्टिकुलर वेज मिलेगा, उसी वेज पे जो आपका लेबर सप्लाई है वो होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 22, इफ द वेज रेट इज अबव द इक्विलिब्रियम वेज द रिजल्ट इज व्हाट। अगर वेज रेट आपका इक्विलिब्रियम के ऊपर है तो वहां पे क्या होगा, लेबर की शॉर्टेज हो जाएगी, लेबर सरप्लस या फिर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, वेजेस आर फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, या हायर लेबर डिमांड हो जाएगा कि डिमांड आपका लेबर का जो है इंक्रीज कर जाएगा, बेरोजगारी हो जाएगी, है ना। लेबर सरप्लस में आ जाएगा हमारे पास, है ना। और वो अल्टीमेटली किसको जन्म देगा, आपका वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर देगा, बेरोजगारी को उत्पन्न करेगा, है। क्वेश्चन 23, इन मोनोस्पोनी द वेज पेड टू लेबर इज व्हाट। मोनोस्पोनी में आपका जो वेज है जो लेबर को दिया जाता है वो कैसा रहता है, इक्वल टू द एमआरपी। एमआरपी हमारा क्या, मार्जिनल रेवेन्यू प्रति उत्पाद पे, जो आपका कि आप जितना कमा के दे रहे हैं, एक एक्स्ट्रा यूनिट बना करके जितना आप एक्स्ट्रा पैसे ला रहे हैं आपको उतना वेज मिलेगा, वो रहता है। हायर देन द कॉम्पिटिटिव वेजेस रहते हैं, लोअर देन द कॉम्पिटिटिव वेजेस रहते हैं, या जीरो रहते हैं, है ना। मोनोस्पोनी क्या है आपकी, ऐसी स्थिति जहां पे आपको वेजेस कॉम्पिटिटिव वेजेस से कम ही मिलेंगे, है ना, क्योंकि आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव प्राइजेस से, वेजेस से नीचे ही पैसा मिलेगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, द मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट, है ना, सीमांत कारक लागत जो है इन मोनोस्पोनी इज व्हाट। यहाँ पे कॉस्ट की बात कर रहे हैं, इक्वल टू द वेज रेट, बिलो द वेज रेट, अबव द वेज रेट, या फिर सेम एट एमआरपी। तो सेम तो ये स्थिति तो कभी नहीं आएगी आपकी। यहाँ पे लागत की बात कर रहे हैं, तो लागत क्या रहती है आपकी, मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट जो रहती है वो अबव द वेज रेट रहती है, जितना आप वेज दे रहे हैं उससे ज्यादा ही आपका कॉस्ट जो है वो लगेगा। बार्गेनिंग पावर ऑफ लेबर यूनियन टेंड्स टुवर्ड्स व्हाट। बार्गेनिंग पावर जो है आपकी लेबर यूनियन की, है ना, जो श्रम संघ है उसका जो बार्गेनिंग पावर है वो डैश से होती है, किसकी वजह से जनरेट होती है ना। शिफ्ट लेबर डिमांड कर्व टुवर्ड्स द लेफ्ट, इंक्रीज इन द वेजेस विदाउट इफेक्टिंग द एम्प्लॉयमेंट, पुश वेज अबव द कॉम्पिटिटिव लेवल, या फिर आपका रिड्यूस द लेबर सप्लाई। तो बार्गेनिंग पावर की टेंडेंसी क्या रहती है, टू पुश द वेजेस अबव द कॉम्पिटिटिव लेवल्स, है ना। ये ट्रेड यूनियन वगैरह वाले बार्गेनिंग पावर क्या है इनकी, कि ये जो कॉम्पिटिटिव प्राइस रह रहे हैं उससे ऊपर आपका वेजेस सेट करने के लिए ये पावर में रहते हैं, मतलब इनकी टेंडेंसी यही रहती है कि हमारा वेजेस कैसे इंक्रीज किया जाए, है ना, मतलब हितों को ध्यान में रखना है कैसे। तो दीज आर सम ऑफ योर 25 क्वेश्चंस फ्रॉम दीज टू टॉपिक्स। इसी टॉपिक को कल कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक को थोड़ा सा टच करेंगे, है ना। इसमें कुछ क्वेश्चंस और रहते हैं आपके, उसको हम कल देख लेंगे, है ना। चलिए, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे, कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।